नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इसका पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है, जहां r 0 और b के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है? यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो हमें 100% q व r मिलेंगे, जिससे कि हम इसको a और b को इस संबंध से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां r 0 और b के बीच में होगा। मतलब r का मान यानी कि जो शेषफल है भाजक से छोटा ही होगा, इससे बराबर नहीं हो सकता, इसके से बड़ा नहीं हो सकता। देखें, ये कोई नई चीज नहीं है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसका रूप देखें असली तो ये होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसको एग्जांपल से दिखाते हैं किस तरह से लिखा जा सकता है। यदि a बराबर 23 है और b बराबर यहाँ 5 है, तो हम 5 पे डिवाइड करेंगे 23 में, तो जो कि 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ 3 रिमाइंडर है शेष पर। तो मैं 23 को कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि a को कैसे लिख सकता हूँ? भाजक यानी कि b हमारा क्या है 5, तो 5 इंटू 4 प्लस 3, तो 5 और 20 और 3 23, तो 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यदि a बराबर 23 है और b बराबर 5 है, तो q का मान हमारा क्या आया 4 और r का मान आया 3, जो कि यूनिक है। इसके अलावा और कोई दूसरे मान q और r के नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल या प्रयोग किस तरह से करना है, किस तरह से करेंगे। देखें, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब b बराबर 2 यानी कि भाजक 2 लेते हैं हम, यहाँ इसका मतलब यह है कि हम 2 से संख्या को भाग करेंगे। तब 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास संभावित शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, यानी रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। हमें पता है कि r का मान 0 और b के बीच में होता है, तो यहाँ b का मान कितना है 2 है, तो 0 और 2 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 और 2 से छोटा क्या होगा 1, तो r का मान 0 और 1 होगा। तो a के कौन कौन से रूप बनेंगे, जब r बराबर 0 लेते हैं तो 2q प्लस 0 2q हो गया, और r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर 2q प्लस 1 हो गया। q यहाँ पर फिक्स है, पहले से हमें पता है q यहाँ पर हमें मिलेगा, तो 2q प्लस 1 हो गया। तो अगर किसी भी संख्या को यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम उसको 2 से भाग करते हैं तो हमें दो तरह के नंबर मिलेंगे, या तो वो 2q के रूप का होगा या 2q प्लस 1 के रूप का होगा। इसी प्रकार जब b बराबर 3 लेते हैं, यानी कि हम किसी भी संख्या को 3 से भाग करते हैं, तो हमारे पास संभावित शेषफल क्या क्या होंगे 0, 1 और 2, क्योंकि r का मान 0 और 3 के बीच में रहेगा, तो 3 से छोटा 2 है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 0 1 2 ये हमें नंबर लेने हैं, यानी कि 3 से छोटा आएगा। तो a के रूप क्या क्या बनेंगे, जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 0 यानी कि 3q, 1 लेने पे यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, 2 लेने पे यहाँ 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 रूप मिलेंगे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। अगर किसी भी संख्या को हम 3 से भाग करते हैं तो हमारे पास 3 रूप मिलेंगे a के, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इसी प्रकार यदि b बराबर 4 लें, यानी कि 4 का भाग करें किसी संख्या में, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में, तो हमें 4 रूप मिलेंगे 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। नोट करें जरा ऐसे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित एक हम एग्जाम्पल करते हैं और देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम ये भी मान लेते हैं कि b बराबर 2 है, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसी के हिसाब से हम b का मान मानते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम a को कैसे लिख सकते हैं 2q प्लस r, और यहाँ r का मान कहाँ होगा 0 और 2 के बीच में। तो r के मान कौन कौन से हो सकते हैं संभावित, r बराबर 0 होगा या r बराबर 1 होगा। जब r बराबर 0 है तब हमारा a बराबर 2q होगा, और जब r बराबर 1 है तब a बराबर 2q प्लस 1 होगा। अब आगे हम देखते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम। सम का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं वो सम कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो विषम कहलाती हैं। अब यहाँ देखें 2q क्या है, 2 से अगर भाग करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 2q हमारा धनात्मक समपूर्णांक है। और हम जानते हैं कि यदि किसी सम संख्या में 1 जोड़ दें तो हमें विषम संख्या मिल जाती है। यदि किसी सम संख्या में 1 जोड़ दें तो हमें विषम संख्या मिल जाती है। इसलिए ये 2q हमारा सम संख्या है और इसमें हमने 1 जोड़ा है, तो ये 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। तो स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक के सम अगर होगा तो वो इस रूप का होगा और विषम होगा तो वो इस रूप का होगा। क्लियर, नोट करें इसे। देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेय का यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने जो पढ़ी थी उसी पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या है, तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक टेक्निक है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस, और दो संख्याओं यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एचसीएफ परिकलित करने के चरण यानी कि जब कोई एल्गोरिथम होती है यानी कोई प्रोसेस होता है तो उसको सिस्टमैटिक वे में लिखा जाता है। परिकलित करने के लिए चरण निम्न है। हम दो पूर्णांक सी व डी लेते हैं, उसके लिए स्टेप नंबर 1 चरण 1, सी व डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो हमें मान लीजिए क्यू और आर हमारे पास दो नंबर इस तरह से हैं कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 और डी के बीच में है। तब हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, आर बराबर 0 आएगा यानी कि शेषफल 0 है, तब हम कह सकते हैं कि सी और डी का एचसीएफ जो होगा वो डी होगा। यदि आर बराबर 0 नहीं है तो डी व आर के लिए, यदि हमारा शेषफल 0 नहीं आता डिवाइड करने के बाद, तो हम डी और आर के लिए यानी कि डी और आर के लिए दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसी प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, स्टेप नंबर 3, इसी प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। यानी हमें जब तक डिवाइड करते जा रहा है कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जो लास्ट में शेषफल जब 0 आएगा और जो भाजक में मिलेगा लास्ट वाला, वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा। ठीक है, नोट करें इसे। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग एचसीएफ निकालने में किस तरह से करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, 420 व 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके याद करें। देखें तो हम मान लेते हैं सी बराबर 420 है और डी बराबर 130 है, जो हमने उसमें स्टेप में दिखाया था। अब 420 और 130 के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनको लिखते हैं। तो 420 को हम 130 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा। तो इसको समझने से पहले थोड़ा ये देखें, क्लास 5 का याद करें।
दो नंबरों का एचसीएफ कैसे निकालते थे भाग विधि से। 130 का भाग 420 में किया, 3 बार गया, 390 आया, 420 में 390 घटाएंगे तो 30 आएगा। अब 30 का भाग इस 130 में करेंगे तो ये 4 बार गया, 120, 130 में से घटाएंगे 10 आया, और 10 का भाग फिर इस 30 में करेंगे, यहाँ लिखकर 3 बार गया और शेष पर 0 आ गया। तो हमारा जो लास्ट वाला भाजक होता था 10, यहाँ पर क्या है 10, वही हमारा मासा होता था, एचसीएफ होता था। इसी को ही हमने सिस्टमैटिक वे में लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं, लिखने का तरीका अलग है। देखें अब दोबारा 420 को हम लिख सकते हैं 130 गुणा 3 प्लस 30, तो यहाँ शेष पर 0 नहीं है, तो हमारा प्रोसेस क्या है, इसको 130 और 30 के लिए दोबारा करेंगे। तो 130 को हम जब 30 से डिवाइड करेंगे 4 बढ़ जाएगा और शेष पर 10 आ रहा है, अभी भी शेष पर 0 नहीं है। फिर इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे 30 और 10 के लिए, तो 30 हमारा 10 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हमारा शेष पर 0 आ गया है। और जब शेष पर 0 आ जाता है तो हमारा प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाता है, और लास्ट वाला जो भाजक होता है, जो डिवाइजर होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 420 और 130 का एचसीएफ हमारा 10 हो गया। ठीक, अब आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करनी है, और जो प्रॉब्लम हो उसे पूछेंगे।